इसका मतलब मोटी वहां से होएगा। ठीक है चलो। गुड, ठीक है। शुक्रिया। अच्छा जी, अभी बताएं क्वेश्चंस आपके। व्हाट आर दी क्वेश्चंस? आई गेव यू द टास्किंग कि आपने अपनी लिटरेचर रिव्यू लिखना है, जिसमें 15 रिसर्च पेपर का थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालें। फिर अपना मेथोडोलॉजी सेक्शन शुरू करना है। पहले ब्लॉक डायग्राम बनाएं हाथ से, या टाइप करें या प्रिंट करें। फिर उसके बाद उस पर एक एक पैराग्राफ उसके डिफरेंट ब्लॉक्स के ऊपर या मॉड्यूल्स के ऊपर लिखें हाथ से, और टाइप करें। और मेंशन करें कि आपका डाटा सेट और प्लेटफॉर्म जो है वो क्या होगा टू डू दैट थिंग। अब आपका जो सवाल है, अगर कोई पूछे क्या समझ क्या क्वेरी, अगेन मेरा मकसद क्या था कि जब आप लिखोगे क्लास में करोगे तो आपको कुछ ऐसे मसले नजर आएंगे जो कि शायद आप हवा में सोच रहे होते हैं कि ये हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस टाइम वाज गिवन। नाउ लेट्स डिस्कस कि क्या क्वेरीज है आपकी। एक ये हमारा जो टी वन का टी वन का प्रपोजल, उसमें जो हमने फॉर्मेट भी जो लिटरेचर व्यू में जो उसने रेफरेंस दिए हुए, तो ब्लॉक डायग्राम की इमेज जैसे लिटरेचर व्यू। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अगेन फिर आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो। लिटरेचर रिव्यू की जो ब्लॉक डायग्राम्स आती है वो आपकी रिसर्च प्रेजेंटेशन में आती है। रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन में आती है, वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट में तो आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है उस काम के बारे में जो उसने किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में ये चीज होगी। जो ब्लॉक डायग्राम की बात हो रही है वो आपका प्रपोज्ड मेथड है, कि आई विल डू माई मेथड। ये जो प्रोसेस है, इसमें जो गैप निकला है, मैंने ये 4 क्वेश्चंस इसमें आंसर करने हैं, उसके करने के लिए मेरा एक प्रपोज्ड मेथड है। ये उसकी ब्लॉक डायग्राम, वो आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट के अंदर होगी। और उसको फिर आप एक्सप्लेन करेंगे अगेन टेक्सचुअल वे में। और ये आपके रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन में भी होगी, वहां पे भी ये ब्लॉक डायग्राम होगी। और वहां पे आप प्रोबेबली इसको विदाउट टेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे अपने अल्फाज में कि क्या कहना चाह रहा है, वहां अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक तो कीप अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड अ प्रपोजल डॉक्यूमेंट। कीप दिस थिंग इन माइंड, है। राइट? You have the samples for both. You have the samples for both. Go through them and then prepare your own. It would be your first draft. It may have or it will have lot of errors, issues. Aista aista it will improve. It will go into the second phase, third phase. So ultimately, by the end of semester, we have 1 month almost. तो आप किसी एक अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे, किसी एक मिनिमल लेवल पे पहुंच जाएंगे। अगेन आपने एक्चुअल TH1 तो भी करना है, आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो वो जब TH1 उस स्टेज पे आएगा तो ये डॉक्यूमेंट एक बेसलाइन डॉक्यूमेंट आपके साथ होगा। आप इसको मजीद इंप्रूव करें उस सेमेस्टर में, राइट। तो अल्टीमेटली एक अच्छे स्टैंडर्ड पे आ जाएगा। हाँ जी। सर, सर लिटरेचर रिव्यू में है ना, हम जो मेथड यूज करते हैं मेथडोलॉजी में, वो हम लिख सकते हैं। सवाल रिपीट कीजिए, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सर लिटरेचर में जो हम मेथड यूज करते हैं, और मतलब एक प्रोजेक्ट है उसको हम जो है ना मतलब डिजाइन करते हैं, और जो मेथड हम यूज करते हैं, जैसे मैं सर ISM का मेथड है वो यूज कर रहा हूँ, बैंक में का मेथड है वो यूज कर रहा हूँ, वो मैं लिटरेचर रिव्यू में लिख सकता हूँ सर। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वाला मेथड लिटरेचर रिव्यू में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप उसको लिखेंगे ऐसे, क्योंकि आप एग्जैक्टली सेम तो शायद फॉलो नहीं कर रहे होंगे ना। तो अपने वाले को आप बहुत डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे कि एक फिलहाल रिसर्च पेपर भी है जो कि इस तरह का काम उसने किया हुआ है। और उसके अंदर आप उसको मतलब इंटेलिजेंटली डिस्क्राइब करेंगे। इस तरह ना लगे कि जी शायद आप वही सेम काम जो है आगे दोबारा डिटेल में बता रहे हो।
बट यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आप लिंक तो कर रहे हो ना कि जिस तरह की चीज हुई भी है, तो आप बताएं, ठीक है, सुटेबल वर्ड्स में मेंशन करें उसको। और कोई चीज, क्वेश्चन, कोई डाउट? तो आपने कर लिया अभी, यू हैव रिटन इट, कंप्लीट हो गया या अभी कर रहे हो? तो अभी किस स्टेज पे पहुंचे हैं? आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया? रिव्यू भी हो गया है, एक मतलब एक पेपर का लिख दिया, सेकंड का लिख दिया। अच्छा, तो कितना लिख रहे हो? कोई एक पेपर का लिख लिया मीन्स कोई दो चार सफ़े लिख रहे हैं, उसके ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है आपने, तो इट शुड नॉट टेक मच टाइम। चले, जो एक एक आपने लिखा है जरा वो शेयर करें ना, आपने भी लिख लिया है, आप किस स्टेज पे हो? प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लिखने की बात कर रहा हूँ। लिख ली है अभी आपने? चले, आप भी ग्रुप में शेयर करें। और अभी आपने अपनी मेथोडोलॉजी नहीं लिखी दोनों ने? प्रपोज मेथोडोलॉजी में कुछ नहीं किया अभी? नहीं, जो रेफरेंस पेपर में लिख दिया। नहीं, ये तो आपकी मेथोडोलॉजी की बात हो रही है। ये जो मैंने यहाँ ये लिखा है कि इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है, ये दिस इज योर प्रपोज मेथोडोलॉजी। वो रेफरेंस पेपर जो हमने स्टडी किया, ये रेफरेंस पेपर्स है, ये आपका मेथड है, बट इस आप किस तरह करना चाह रहे हो, उसकी ब्लॉक डायग्राम क्या है? ये मेथोडोलॉजी तो हमने उस पेपर रेफरेंस पेपर से स्टडी की है, तो उनकी मेथोडोलॉजी क्या थी और हमने जो अपने इसमें लैंग्वेज। मेरे भाई, मैं अगेन शायद समझा नहीं पा रहा आपको। प्रपोजल डॉक्यूमेंट में एक सेक्शन होता है लिटरेचर रिव्यू का, यस। उसमें भी मेथड्स ही होते हैं, लेकिन वो किसी और के मेथड्स होते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या अचीवमेंट की, ठीक है। ये जो नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है मेथोडोलॉजी, दिस इज नॉट द मेथोडोलॉजी ऑफ दोज पेपर्स, दिस इज द मेथोडोलॉजी विच यू आर प्रपोजिंग इन योर वर्क। आप थीसिस कर रहे हो ना, तो अपना एक तरीका बताओगे ना कि मैं अपने काम को ऐसे करूंगा, मैं इस काम को ऐसे करूंगा, ये वो है। आप बताएंगे जी मेरा मेथड क्या है, प्रपोज मेथड क्या है, उसके ये ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं, 8 ब्लॉक्स हैं, 10 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। और उनको फिर डिटेल में एक्सप्लेन करें पैराग्राफ पे पैराग्राफ कि मेरा पहला बॉल ब्लॉक जो है उसमें मैं ये करूंगा, या ये इरादा है, दूसरे का ये इरादा है, तीसरे का ये इरादा है, अल्टीमेटली मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी टाइमलाइंस ये है। इसी पे तो हम कब से बात कर रहे हैं। Center of gravity of this thesis is what? If this research document is what is your method? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है। लेकिन यहां तक आने के लिए बाकियों के कामों को पढ़ना जरूरी था, वो आपने पढ़ लिया। क्या मैं अभी भी नहीं समझा पाया तुम्हारी शक्ल से? मैं समझ गई। नहीं तो हर क्लास में तुम यही कहते हो मैं समझ गया हूँ, अगली क्लास में वैसे की वैसी दोबारा वही बात करते हो जो लास्ट क्लास में। ये तो तुमने मुझसे आज से 4 क्लास पहले ये बात शायद की थी, तो उस वक्त भी मैंने यही जवाब दिया था। सर अभी हम उस फेज पे नहीं पहुंचे कि अपने उसकी जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है, जो उसका पेपर है, उसको हम मेथोडोलॉजी मतलब उसमें करें, अभी सुपरवाइजर नहीं तो आना चाहिए ना। देखो अभी आपको ये ऑलमोस्ट तीसरा महीना शुरू हो गया है, असूलन आप अगर ये जवाब उस सूरत में होता है कि अगर आपने बिल्कुल आज तक कुछ पढ़ा ही ना हो, ये जवाब वो बंदा देता है। अगर आपने डेली टाइम दिया हो तो 3 महीने इज क्वाइट इनफ टाइम टू कम अप, जिसके पीछे आपके अगेन 16 साल की क्वालिफिकेशन भी है, आपका पिछला एक्सपीरियंस भी है, ये सारा कुछ मिला जुला के सब्जेक्ट में आपने चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी। तो अगर आप डेली काम कर रहे होते तो आज कहीं ना कहीं पहुंच चुके होते। अब अगर आप ये जवाब मुझे दे रहे हैं तो इससे कंक्लूजन मेरा ये ड्रॉ होता है कि आपने अभी तक पिछले 3 महीने में इस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं है, और अब पहली दफा सोच रहे हो। और अब फिर यही जवाब बनता है कि मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो मैंने कुछ मैं मेच्योर ही नहीं हुआ थिंकिंग में। मेच्योरिटी आ जानी चाहिए थी अब तक। और आपके इस सवाल का जवाब भी मैं बेतहाशा दफा दे चुका हूं कि अगर आपको नहीं भी पता ना कि मैंने क्या करना है, तो आपने एक बेसलाइन पेपर तो डिफाइन कर लिया है ना, तो उस बेसलाइन पेपर को डिटेल में आप बताओ ना, वो आपका मेथड हो जाएगा ना, टू स्टार्ट विद, टू लर्न फ्रॉम इट। वेरिएशंस बाद में आ सकती है। क्या मेरी बात आपके दोनों कानों के सुराखों में जा रही है, या एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर जा रही है? नहीं। तो मुझे तो ये शक हो रहा है कि अब ऐसे हो रहा है कि बीच वाला बक्सा खाली तो नहीं है। नहीं सर। तो एफर्ट आप ये स्पून फीडिंग नहीं है ये, इसके अंदर ना मैं आपको जबरदस्ती कुछ करा सकता हूँ, ना ही आपका सुपरवाइजर आपको जबरदस्ती कुछ करा सकता है। ये आपका इंटरेस्ट है कि आपने करना है। राइट। और ये कब होगा? कंसिस्टेंसी से होगा। ये इस तरह नहीं होगा कि आप पूरा हफ्ता जो है वो कुछ और करते रहे और हफ्ते के बाद फिर नए सिरे से 0 0 से आके शुरू करें। और तो यही होगा जो जवाब दे रहे हैं। आई डोंट नो मैं अभी भी आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दूं कि दिस मेथडोलॉजी हैज टू बी योर ओन मेथडोलॉजी।
which you should have reached by up till now. 3 months have passed in this course, as well as 6-8 कोर्स आप पहले पढ़ के आ चुके हो। 1 साल का एक्सपीरियंस वो अलग है, पिछली 16 साल की क्वालिफिकेशन अलग है। तो आप इतने मेच्योर्ड आप हैं कि आप थोड़ा फास्ट पेस पे चले। ठीक है। रिसर्च में जब बंदा आता है तो रिसर्च स्टेटमेंट पहले दिन जमा कराता है एडमिशन के लिए। ऐसे ही होता है ना Yes. कि जी मैंने पीएचडी करनी है तो मैंने इस टॉपिक में करनी है, मास्टर्स करना तो मेरा ये रिसर्च एरिया होगा। तो इट मीन्स उसको पता होता है मैंने क्या करना है। लेकिन पता कैसे होता है? पढ़ने से पता चलता है ना। Right. आप रिफाइन डिफाइन डिफाइन करते हैं, 2-3 महीने लगाते हैं, फिर आप ओके हो जाते हैं यार कि ये काम करना है मैंने। करेक्शंस लग सकती है, नो डाउट। आप परफेक्ट नहीं है, मैं या आप, कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन एक डिसीजन मेकिंग तो जल्दी से करनी है ना। फिर उसमें करेक्शन लगाने के लिए सुपरवाइजर है, आपकी गाइडेंस कमेटी है, बहुत सारे लोग हैं, वैल्यूएटर्स हैं, वो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन आप अपनी अकल के मुताबिक, अपनी मेच्योरिटी के मुताबिक तो एक डिसीजन मेकिंग करके फाइनलाइज कर लेना कि यार दिस इज माय फाइनल वे ऑफ डूइंग इट, दिस वुड बी माय मेथड। आई डाटा, मैं डाटा लूंगा, सोर्स ये है, मैं उस डाटा के साथ ये करूंगा, फिर ये करूंगा, उसमें इस तरह का मेथड, मैथमेटिकल मेथड को अप्लाई करूंगा, कोई स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना है मैंने, नहीं जी मैंने कोई इमेज प्रोसेसिंग की टेक्निक अप्लाई करनी है, नहीं जी मैंने मशीन लर्निंग मेथड, नहीं जी मैंने कोई डीप लर्निंग का फला मॉडल रन करना है। ये रिजल्ट्स आएंगे, ये बेंचमार्क्स होंगे। एक, आप क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल फ्लो तो बनाना है ना। Yes. वो तो हो जाना चाहिए अब तक। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कंसेप्चुअल फ्लो which you should be very clear. Yes, it may not be right. It may not be 100% right. The corrections are there and that is okay. Agree, everybody agrees कि ये एक proposal है, तो proposal में changes आती हैं। लेकिन proposal तो final करो। उसके लिए आप कितने साल लेंगे? और 2 साल चाहिए। क्या मेरी बात कुछ समझ आई है या नहीं आई है? बी वेरी फ्रैंक। Clear notes. इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट में प्रेजेंट कर दूंगा। और नहीं, हर दफा तुम पिछले 3 क्लासों से तो मुझे यही कह रहे हो कि मैं नेक्स्ट में प्रेजेंट कर दूंगा, नेक्स्ट में कर दूंगा, एक लेकिन तो जो मैंने काम की वो मैंने सेंड की हुई तो लास्ट आपने मुझे डॉक्यूमेंट भी भेजी है या सिर्फ प्रेजेंटेशन भेजी है? प्रेजेंटेशन। नहीं तो देखिए, 2 अलग अलग चीजों पे काम करना है ना। क्या ख्याल है? कोई क्वेरी है तो बताएं जी, अभी भी आप समझते हैं कि जी। हाँ। सीन भी कंक्लूड। इसके संजय ये होगी। अच्छा चले, जो आपने अब किया है, आपने कर लिया ये तो। चलो आप इधर भेजे ना जरा, उस पर हम जरा। जरा मुझे करें, व्हाट्सएप भेजें, मैं इधर खोलता हूँ उसको, हम जरा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि फर्दर भी आपको शक व शुबा है तो वो क्लियर हो, उसके बाद फिर आगे चले। योर एग्जाम्स आर फ्रॉम 29 दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। अब आज ये अभी फर्स्ट वीक है, ये क्या है, फर्स्ट वीक है ना। तो वी हैव ऑलमोस्ट 2 मोर क्लासेस होपफुली। तो उसमें जहन में रखें कि अभी हम एक क्लास के अंदर आई कवर दी पेटेंट्स, और कुछ चीज़ें मैंने प्लगइन से मुतालिक कवर करनी है, वो हम कवर कर लेंगे, कुछ आज कर लेंगे, कुछ हम लास्ट क्लास, अगली क्लास प्रोबेबली विल बी योर लास्ट क्लास। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रपोजल्स। ठीक है, बिफोर द एग्जाम्स। सो ये 2 हफ्ते 15 दिन आपके पास हैं, उसमें अपनी प्रपोजल प्रेजेंटेशन को फाइनल करें एज पर द टेम्पलेट जो मैंने क्लास में शेयर किया है। 5 रिसर्च पेपर्स, उनकी मेथडोलॉजीज डिस्कस करके, उनके गैप्स निकाल के, रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करके, अपना प्रपोज मेथड की ब्लॉक डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन, वो देख लीजिएगा प्रेजेंटेशन जो है उसका, लेक्चर खोल के। तो आपके पास ये वीक है, अगला वीक है, प्रॉब्ली एक वीक और है, ये 2-3 वीक्स हैं, इसमें फाइनल करें। और जो हमारी 20-22 वाला दिन है, जो भी हमारी उस दिन क्लास बनती है, 21 बनती है। हाँ, क्योंकि 5 के बाद एक आपका मसल 12 को है, 12 के बाद एक 19 को है शायद।
तो ये इसका आज 5 तारीख है ना? 6। आज 6, 6 जमा 7 11, जमा 7 18। इसको 27। हाँ, और एक फिर उसके बाद, तो जो आपकी 27 वाली क्लास है एग्जाम से पहले वाली, उसमें आपके डिफेंस होंगे सिर्फ। ठीक है, उससे पहले मैं कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर दूंगा। और प्रेजेंटेशन जो आपने बनानी है, 2 2 हफ्ते आपके पास है इसको। इस पे 10 20 दिन बनते हैं मेरे ख्याल में। 21 को है, 27 है, 27 को है। 27। हाँ, तो आज 5 तारीख है, तो आपके पास 20 दिन है तकरीबन। तो ये 20 डेज को आप यूज करें, कम आउट विद अ गुड प्रेजेंटेशन। हाँ, डॉक्यूमेंट यू कैन सबमिट आफ्टर द एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, तो ये इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें। आपने शेयर किया थी? लेट मी ओपन दैट। अच्छा जी, अभी ये तहसीनुल्लाह साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट बनाई है, इसको देखते हैं कि क्या बनाने की कोशिश की है, और इसमें कोई चीज़ है वो हमारे डिस्कस करने वाली बनती है या नहीं बनती। अच्छा जी, ठीक हो गया। अभी आपने यहाँ पे सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू लिखा है। आपने कहा जी, डेवलपिंग नेशंस न्यू बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स आर लुकिंग टू चेंज अर्बन मोबिलिटी फॉर बेटर एंड फॉर द मोर सस्टेनेबल। देखो, अब यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर गलतियां आ गई हैं, लेकिन आपने चलो खुद लिखा है, कोई बात नहीं, गुड लिखा खुद है। गलतियां ठीक है, वो ठीक हो सकती हैं। इन्हीं लाइंस को आप प्लेस करेंगे इन चैट जीपीटी एंड आस्क इट टू इम्प्रूव इट प्रोफेशनली, तो आपको ठीक लाइन दे देगा। वो आप यहाँ प्लेस कर दें, वो फिर आपका प्लेजर में भी नहीं आएगा। ठीक है, बट अगेन अगर आप उसको ये कहोगे कि मुझे बस रैपिड ट्रांजिट पे कोई एक पैराग्राफ लिख दो, वो फिर एआई में आ जाएगा। बट इफ यू गिव योर sentences एंड आस्क इट टू पॉलिश इट प्रोफेशनली, ओके, दैट इज गुड। बेशक गलत अंग्रेजी लिखो आप बेशक उर्दू में लिख दो, वो फिर भी उसकी अंग्रेजी बना के दे देता है आप, दैट इज ऑल्सो गुड। तो आप अपनी जुबान इस्तेमाल करें, उससे कहें मुझे प्रोफेशनल अंग्रेजी में लिखो, ओके, अलाउड। ठीक है, इट विल नॉट बी शोन इन दी प्लेजरिज्म। बट इफ यू जस्ट से इट कि जी मुझे मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस का एक पैराग्राफ लिख दो, फिर वो एआई में आ जाएगा, वहां शो हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट, अब आप इसमें आप लिख रहे हो जी, व्हेन assessing the level of urbanization and congestion of a given city, the BRT approach to public transport is more cost efficient, lost and less detrimental to the environment than any transport। ये तो वैसे भी आप बात कर रहे हो, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रॉब्लम को, तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए असूलन। ये होना चाहिए इंट्रोडक्शन सेक्शन में। बातें जो कंटेंट है इसका, ये इंट्रोडक्टरी कंटेंट है, इट शुड बी दी इंट्रोडक्शन। यहाँ तो आप एग्जैक्ट किसी एक रिसर्च पेपर के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मेथडोलॉजी को बात करोगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है, जो यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, ये पूरा पैराग्राफ जो आपने दिखाया है, दिस सीम्स टू मी एज, लेट मी शो इट ऑन टू द स्क्रीन एज वेल। हाँ जी, यहाँ पे अभी सबको नजर आ रहा है। तो अभी आप जो यहाँ बात पहले पैराग्राफ में कर रहे हो, दिस सीम्स टू बी द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, एंड दिस शुड बी इन दी रिटन इन दी इंट्रोडक्शन सेक्शन। बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये, तो इसको आपने इस तरह से ठीक। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं। आपने क्वेश्चन डाला जी, व्हाई द आईएसएम मिकमैक मेथड इज यूज्ड इन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स फॉर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये मेथड किसी एक रिसर्च पेपर का मेथड है। ये उल्ला कौन है जी? ये वो आपके डॉक्टर साहब हैं। तो ये आपका, ये मेथड की डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आती है लिटरेचर रिव्यू के अंदर स्ट्रेट अवे। इसमें ऊपर सवाल नहीं लिखा जाता, आप सिंपल लिटरेचर रिव्यू डालते हैं और नीचे ये लिखते हैं कि जी एक मेथड है जिसका नाम मिकमैक है और वो इस तरह से काम करता है। दैट वुड बी अगेन, ये नहीं करना कि आप चैट जीपीटी को कहें जी ये पेपर है, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, मुझे इसका आप समरी बना दो, वो आ जाएगा एआई के अंदर। नहीं, आप उसमें से पढ़े, खुद निकालें यार कि ये मुझे समझ आई है इस पेपर में से, इसकी प्रोफेशनल इंग्लिश बना दो, खुद लिखो। ये ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि मैंने लिटरेचर रिव्यू में डालना है क्योंकि इसका ताल्लुक बनता है मेरे काम से, तो आप इसको इसके मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेथड था, इसने इस तरीके से
एक अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की है। बताएं आप, ठीक है। तो ये अब ये आपने जो इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, ये रेफरेंस जो है वो IEEE स्टाइल नहीं है। ये ऑथर डेट सिस्टम है, जो कि जनरली स्पीकिंग नहीं किया जाता। इंजीनियरिंग वाले लोग इस तरह नहीं करते, वो यहाँ सिर्फ नंबर देते हैं। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप भी IEEE स्टाइल फॉलो करें, इस स्टाइल को अवॉइड करें। लेकिन ये कि ये पैराग्राफ के अंदर से भी अगेन अभी भी ये बड़ा पैराग्राफ लग रहा है, इसमें प्योरली मेथड के बारे में बात करें कि ये मेथड जो इरफानुल्लाह साहब ने दिया है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, उसको आप डिस्क्राइब करें। ठीक है जी, उम्मीद। ये तो एक पैराग्राफ में एक पेपर आ जाएगा, अगले पैराग्राफ में अगला पेपर आ जाएगा, मे बी दो पेपर्स एक पैराग्राफ में आ जाएंगे, तो आपने 15 रिसर्च पेपर्स की डिस्क्रिप्शन देनी है लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है। अगेन ये कॉन्सेप्ट एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ BRT सिस्टम, ये अलग से सब हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर ही आप पैराग्राफ बनाते जाएं, एक हेडिंग होगी, नीचे सिर्फ लिटरेचर रिव्यू होगा। लाइक अभी आपने और पेपर्स यहाँ पे कुछ एक पेपर ये असीमंग एंड जरोगी वाला डाला हुआ है, फिर उसके बाद कोई बगोटा साहब का पेपर है, या जनरल बात कर रहे हैं आप, तो ये आप फिर वन बाय वन उनकी मुख्तलिफ पेपर्स के बारे में बता रहे हो। ठीक है, ये आपका लिटरेचर रिव्यू का हिस्सा बन जाएगा। सर ये टाइटल नहीं सर ये सब टाइटल देने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जरूरत नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रेट आप सादा सिंपल सादा पुरवकार लिटरेचर रिव्यू की हेडिंग, नीचे रिसर्च पेपर की मेथड, दूसरे का मेथड, तीसरे का मेथड एंड सब्सिक्वेंटली सारे पेपर्स कवर्ड, बस। नो सब हेडिंग्स रिक्वायर्ड। ओके, अब मेथोडोलॉजी आपकी अपनी होगी। आपके लिखेंगे जी कि बेस्ड ऑन द गैप्स फाउंड इन माय अर्लियर स्टडीड पेपर्स आई हैव डिसाइडेड टू मेक एन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक शोन इन फिगर 1 विच इज द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी फॉर माय वर्क। और ये फिर आपकी प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी है कि आप कैसे कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें ये जो इस वक्त आपने बनाई है ये प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी लग नहीं रही है। ये तो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी लग रही है। ये सर किस तरह तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, प्रपोज मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड है। ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है कि जी आप पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर गैप निकालते हैं, फिर रिसर्च क्वेश्चंस डिफाइन करते हैं, फिर अपनी प्रपोज मेथड को डिस्क्राइब करते हैं। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है। ये लिखने में नहीं आती, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने में आती है प्रपोज मेथोडोलॉजी, जो कि इसमें है। हो सकता है कुछ सेक्शन इसके अंदर वो भी आपने लिखे हुए हो, लाइक इसके अंदर अगर मैं इसमें फिगर आउट करूं, तो आप जो ये बात कर रहे हो ना कि आइडेंटिफाई द इन्फ्लुएंस फैक्टर, तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का हिस्सा है। अभी तो आप डायरेक्ट बात करोगे कि जी फलां फैक्टर्स मैं लूंगा, उनको मैं उनका कंटेक्चुअल रिलेशनशिप स्टडी करूंगा यूजिंग दी फलां डाटा एनालिसिस टेक्निक, एग्जैक्ट बताओगे, दैट इज प्रपोज्ड। फिर उसमें मैं इंटरेक्शन मैट्रिक्स होगा जिसका नाम SSIM है, वो डिफाइन करूंगा। तो एग्जैक्ट मेथड बताओगे यहाँ पे। अभी तक ये जनरलाइज्ड ब्लॉक्स हैं इस जगह पे, जो कि बता रहे हैं एक रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं देनी है। रिपीट, here the requirement is not to give the research methodology, here requirement is to give proposed methodology। या इसको मैं और लफ्ज चेंज करूं तो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर मीन, कल फिर दोबारा सवाल रिपीट नहीं करना है। सो इस तरीके से इसको आप करें। अगेन वैलिडेशन का मेथड बताएं, ट्रांजिटिविटी जो आप ग्राफ से निकाल रहे हैं कैसे निकाल रहे हैं, तो हर चीज को स्पेसिफिक बात करें कि मेरा ये मेथड होगा जिसके तहत। और प्राइमरली जो कंस्ट्रक्ट दी ISM मॉडल है, यही तो आपका मेथड है, इसकी डिटेल बताएं ना। दैट इज योर प्रपोज मेथडोलॉजी, इसी के लिए तो आप काम कर रहे हो। सोल्यूशन तो ये है जो लास्ट ब्लॉक में लिखा हुआ है आपने। तो इसलिए ये प्रपोज ये जो इसका मॉडल जो स्टेप फॉलो होते हैं उस पे वो मुझे नहीं पता नहीं। जी 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 जी, मैं भी उर्दू में ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं उर्दू मेरी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। ठीक है जी। सो इसमें ये इश्यूज हैं जी, ठीक है, इसको ठीक करें और अकॉर्डिंगली दिस इज फॉर एवरीबॉडी। सो राइट, अकॉर्डिंगली इसको अपने ठीक करना है। चलें इसको यहाँ क्लोज करते हैं, लेट्स मूव। जो आज का कंटेंट थोड़ा रह गया मैं उसको कवर करता हूँ। और इसमें जो मैंने आपको करेक्शंस बताई हैं उसको देख लीजिएगा। लेट मी गो ऑन टू दी राइटिंग इश्यूज जो हमने डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा सा हम जो कंप्लीट करना है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने बात की थी कि जी 3 चीजें लिखने में हमने फॉलो करनी है। जब आप अब आप लिखोगे ना, अपने सेक्शंस लिखोगे, उन सेक्शंस के अंदर पैराग्राफ्स होंगे, तो उनमें इन चीजों को वहां फॉलो करना है कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए,
उसमें कंसाइसनेस होनी चाहिए और उसमें करेक्टनेस होनी चाहिए। आधा सच नहीं होना चाहिए, कंप्लीट सच होना चाहिए। क्लियर बात करनी है और छोटी बात करनी है। और ये प्रिंसिपल जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप किसी से मिले, 3C को फॉलो करें। पहले से सोच के जाएं क्या बात करनी है। पहले से सोच के जाएं कि मैंने ये 2 लाइनें बात करनी है। ये नहीं कि लंबा अपनी माइस बांधें, अगला बंदा कहीं और गुम हो जाए और आपका मकसद ही पूरा ना हो। काम तो मकसद पूरा करना है ना। तो जब बात करें, सच करें। पहली बात तो सच बात करें और फिर कंसाइज बात करें, ताकि अगले बंदे का वक्त भी कीमती है। वो आपकी बात टू दी पॉइंट सुनेगा, टू दी पॉइंट आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3C प्रिंसिपल ना सिर्फ लिखने में एप्लीकेबल है, बल्कि आम जिंदगी में भी एप्लीकेबल है। लोग इसे पसंद करते हैं। यू मस्ट बी वर्किंग एट वेरियस प्लेसेस। Your bosses will be happy if you are very clear in your thoughts and very concise. If you start giving lot of premises, कहानी बुनना शुरू करेंगे, आप एम्बिग्युइटीज डालेंगे, तो और बंदा कहेगा यार ये इससे नहीं मिलना, ये अजीब आदमी आता है तो लंबी बातें करता है। काम की बात जो इसने थोड़ी सी करनी होती है, उससे पहले भी 100 बातें करेगा, उसके बाद भी 100 बातें करेगा, वक्त जाया करेगा। समझ गए। तो ये जिंदगी में इसको अप्लाई करें। अवॉइड क्या करना है? अगेन ये 3 चीजें जो हमने यस करनी है, उनके उनको करने के लिए ये 4 चीजें अवॉइड करनी है। रेपिटेशन, नो रेपिटेशन शुड बी देयर इन योर राइटिंग। कीप अ चेक कि मैं रिपीट तो नहीं कर रहा कुछ। अब ये अगेन हो सकता है आपके जो टूल्स हैं वो आपको ये जब आप करोगे तो वो रेपिटेशन भी शायद कर दें, क्योंकि वो ये चीज शायद नहीं देख रहे। आपने जरा चेक रखना है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जेजरेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। होता है ना जी कि आई हैव डन द बेस्ट वर्क, दिस इज नॉट पॉसिबल, आइडियल काम कर दिया है, इस तरह की बातें लोग करते हैं ना। तो एग्जेजरेट नहीं करना अपने 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 बातों में लिखते हुए या अपने काम को प्रेजेंट करते हुए। सो एग्जेजरेशन शुड बी या मस्ट बी अवॉइडेड। एंड देन एम्बिग्विटी, क्लैरिटी का ऑपोजिट है। कंफ्यूजन नहीं फैलानी बीच में, जलेबियां नहीं बनानी कि यार इतना घुमाओ कि अगला बंदा जो है ना वो गुम ही हो जाएगा क्या कहना चाह रहा है। नो, बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। देन रिडंडेंसी मीन्स कि एक चीज है जो कि जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट है, आपके काम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और आप वो भी बताना चाह रहे हो, अवॉइड करो। आप बात करने गए जी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, और आप बात शुरू करें यार कि वो फलां बंदा बड़ा गरीब है, उसको वो साइकिल पे आता है और उधर से जाता है, तो यही रिडंडेंट बात है। किसी और के बारे में अपनी बात करें, टू द पॉइंट बात करेंगे। जी मैं इसलिए आया हूँ, मेरी तनख्वाह कम है, इसको बढ़ा दें, बात खत्म। तो जाएगा आप कहें जी कि वो देखें जी वो फलां यूनिवर्सिटी में जो है ना वो लोग हैं, उनकी इतनी तनख्वाहें हैं, और जरूरत नहीं। यू टॉक अबाउट दी थिंग विच यू वांट टू डू। तो रेपिटेशन अवॉइड करनी है, एग्जेजरेशन को अवॉइड करना है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी जो है वो नहीं होनी चाहिए। लिखते हुए इनको चेक आपने करना है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी ये करके दे देगा आपको, वो नहीं चेक करेगा जब तक कि उसको आप एक प्रॉम्प्ट वर्ड नहीं दोगे। उसे आप बताओगे नहीं कि जो मैंने लिखा है यार अगर इसमें कहीं रेपिटेशन है उसको निकाल के बताओ मुझे। या उसे पूछेंगे नहीं जी कहीं एग्जेजरेशन हो रही है तो एडजेक्टिव अवॉइड करो, फिर वो निकालेगा। ठीक है। तो मेक यूज ऑफ द टूल्स, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी अकल इस्तेमाल करके और समझ के। ये ना हो कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो और हर चीज वही कर रहा हो, फिर तो डिग्री उसको देनी चाहिए, आपको नहीं देनी चाहिए। समझ गए। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना है। ये उन्हीं की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको अपने टाइम पे आप पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज जनरेटिंग सर्विस का रोल आजकल बिल्कुल खत्म हो गया जब से चैट जीपीटी आ गई है, तो दैट यू कैन अवॉइड। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एब्रीविएशंस जो है ना वो बहुत गलतियां लोग करते हैं। एब्रीविएशंस हमेशा उस वक्त आती है जब एटलीस्ट आपने आपके काम में कोई एक टर्म जो है वो कोई अराउंड 3 से 3 टाइम्स प्लस नहीं आ रही। अगर आप समझते हैं एक कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स या सेट ऑफ वर्ड्स है जो कि 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट होगा मेरे थीसिस में, डॉक्यूमेंट में, फिर उसको एब्रीविएट करते हैं। और जब एब्रीविएट करते हैं, लाइक एब्रीविएशन का तरीका ये है कि आप जरूरी नहीं कि हर चीज फर्स्ट कैपिटल ही करें। इट कुड बी रेगुलर, हो सकता है। लाइक ये वर्ड लिखा हुआ ना, यूबिक्विटन प्रोटीसियम सिस्टम, तो इसको आप यूपीएस कह सकते हैं कैपिटल में, जरूरी नहीं कि उनको एब्रीविएट कैपिटल करके करें आप। दैट इज द रॉन्ग वे, अंग्रेजी ठीक नहीं है ये। तो हमेशा एब्रीविएशन वर्ड्स के बाद आती है, और जब एक दफा एब्रीविएट कर दिया तो फिर पूरे टेक्स्ट में दोबारा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, वो वर्ड्स फिर दोबारा नहीं लिख रहे। अगेन ये शो करता है कि आप अजीब घमंड है, पहले अब्रीविएट करके आए हैं फिर दोबारा पूरा लफ्ज लिख दिया।
तो रीडर कहेगा यार ये तो अजीब आदमी है, तो अपनी बात पे ही कायम नहीं है, एब्रीवेट किया ही क्यों था अगर पूरा दोबारा लिखना था। तो पहले तो मेक श्योर कि यू वांट टू एब्रीवेट दोज set of words which are repeated at least thrice in your document. And once you abbreviate, then use the abbreviation. Do not use the full word set of words. ठीक है। और फिर अगेन इनिशियल कैपिटल लाजमी नहीं होता, देखना है ये हमने। ओके जी, सो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। ये कवर लेटर वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करूंगा। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट विद द फिनिशिंग ऑफ दिस मीटिंग? अभी इसमें थोड़ा टाइम है। लेट्स डू दिस कवर लेटर कंटेंट एज वेल, इसको भी देख लेते हैं। वी हैव अराउंड 5 मिनट्स मोर। अच्छा जी, कवर लेटर जो है वो क्या होता है कि आप जब भी अपनी कोई एक डॉक्यूमेंट किसी को चेक कराते हैं ना, से आपने अपना रिसर्च प्रपोजल चेक कराया सुपरवाइजर को, या आपने अपना थीसिस डॉक्यूमेंट चेक कराया अपने सुपरवाइजर को, या आपने अपना रिसर्च पेपर जमा कराया किसी कॉन्फ्रेंस में या जर्नल में, और उन्होंने आपको एक जवाब दिया, यानी सुपरवाइजर ने आपको कमेंट्स लगा के थीसिस वापस किया या रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट वापस की, या जर्नल वालों ने आपको आपका रिसर्च पेपर वापस किया कि जिसमें फला फला चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक करें, ये दोबारा सबमिट करें, या कॉन्फ्रेंस वालों ने कहा जी ये 10 चीज़ें जो है इनको ठीक करें। अब आप जब रीसबमिट करेंगे तो आप एक कवर लेटर लगा सकते हैं, ठीक है, इस इन मौकों के ऊपर। या दूसरे लफ्जों में आप इनिशियल सबमिशन करते हुए कवर लेटर लगा सकते हैं। आप पहली दफा अपने सुपरवाइजर को डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जनरल में फर्स्ट टाइम के डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, तो आप कवर लेटर में वो चीजें लिखते हैं जो कि मेन डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं होती। आप कुछ एक्स्ट्रा बातें बताना चाह रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम ही सबमिट किया, सुपरवाइजर को बताना चाह रहे हैं कि जी मैंने जो है ये इस पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे उस एरिया का ये उस एरिया में ये प्रॉब्लम भी है, और से कि मैंने इस पे पहले भी कुछ 6 महीने काम किया था, तो ये डॉक्यूमेंट में तो नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आप कवर लेटर में वो पॉइंट वाइज लिख दोगे जी, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इस तरह से आप जनरल में सबमिट कर रहे हो और आप समझते हैं कि जी ये पेपर पहले नहीं सबमिट हुआ हुआ था, वहां से रिजेक्ट हुआ था और उस पर आपने रीडू किया है, तो कोई बातें आप बताना चाह रहे हैं नए जर्नल को, तो आप वहां पे मेंशन करें। ठीक है, तो ये फर्स्ट सबमिशन। रीसबमिशन में अगर आपने करना है तो फिर कवर लेटर में आप लिखेंगे कि जी मैं आपने मुझे कुछ कमेंट्स दिए थे, मैंने उनके अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ जो कि रिवाइज्ड है। रिवाइज में मैंने जहां जहां चेंजेस किए उनको हाईलाइट किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है, और मेरा एक अलग डॉक्यूमेंट है जो कि रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर कमेंट्स के साथ अलग से भी है, कि हर कमेंट का जवाब मैंने अलग भी लिखा हुआ है। तो अगेन वो सारी डिटेल्स, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्चुअल डॉक्यूमेंट हैज टू बी पार्ट ऑफ द कवर लेटर। एंड नाउ डेज इट इज द कवर ईमेल। जब आप लिखते हैं तो बेसिकली जो ईमेल लिखते हैं आप, वो आपका कवर लेटर ही होता है, वो फॉर्मल डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हर वो चीज जो कि आपने एडिटर को बतानी है, सुपरवाइजर को बतानी है, किसी कमेटी मेंबर को बतानी है, जो कि मेन चीज में नहीं है, वो वहां लिखनी जरूरी है, तो पहले से लिखें। क्योंकि सिर्फ डॉक्यूमेंट ईमेल कर देना और उसको पता ही नहीं है कहाँ से आई है, क्यों आई है, तो वो फिर नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम खराब होगा। इसलिए हर वो जरूरी चीज मेंशन करें जिससे आपका वक्त बचे। योर टाइम इज इंपॉर्टेंट। द पर्सन हु इज रीडिंग इट मे नॉट गिव इट इंपॉर्टेंस, अगर आपने उस पर कोई फीडबैक ही नहीं दी हुई, कोई कुछ इनिशियल प्रीमाइस नहीं दिया हुआ, या आपको बताया ही नहीं है कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस परस्पेक्टिव से कवर लेटर्स जो है वो लिखे जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिवीजन एंड रिस्पॉन्स रिव्यूज में क्या होता है कि आपने जब अपना काम कंप्लीट कर लिया तो फिर आप अपनी 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। आप क्या करेंगे, एक तो रिवाइज डॉक्यूमेंट देंगे, नई डॉक्यूमेंट, उसमें आपने से कलर चेंज कर दिया जहां जहां चेंजेस करनी, और वो आपने कवर लेटर मेंशन कर दिया। प्लस आप एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें आप जो कमेंट्स आए थे से आपको सुपरवाइजर ने कहा यार कि इसका टाइटल ठीक करना है, टाइटल ठीक नहीं है, इसमें रेफरेंस पेपर आपने 10 डाले हुए हैं, 15 होने चाहिए। वो कहे जी इसका कंक्लूजन सेक्शन जो है वो आपने इसमें ये फला फला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, वो डालना चाहिए अपने को, रिजल्ट्स के अंदर फला बेंचमार्क नहीं है, ये 5-6 कमेंट्स आ गए। अब आपने वो डॉक्यूमेंट में तो कर दिया, लेकिन आप हर कमेंट को दोबारा लिखेंगे, लाइक जिस तरह ये कमेंट पूरा लिखा है रिव्यूअर का एक, और अपना जवाब देंगे। मैं इधर एक और ट्राई किया है कि आपका वो कमेंट है, चाहे वो सुपरवाइजर है, चाहे वो रिव्यूअर है, चाहे वो इवेल्युएटर है, whosoever is given some alterations to your work, you write the full comment and then give your response right underneath or parallel in against the columns, एक एक कॉलम में प्लेस करके कि इस सवाल का ये जवाब है, मैंने इसके मुताबिक टाइटल चेंज कर लिया है, नया टाइटल ये है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया है फलां पेज के ऊपर। ओके, मैंने 2 नए बेंचमार्क्स डाल दिए जो कि फलां जगह पे मैंने फलां पेज नंबर 10 के ऊपर हाईलाइट कर दिए।
यहाँ नहीं है लेकिन शॉर्ट आंसर है। फिर आपने कहा था जी कि इसका जो रेफरेंस पेपर्स हैं वो 10 की जगह 15 डालने, मैंने ये 5 पेपर और भी डाल दिए, ये उनकी लिस्ट है और वहां पे मैंने हाईलाइट भी किया। इससे फायदा क्या होगा कि जब आपका वो इवेल्युएटर उसको खोलेगा तो वो पूरी डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं पढ़ेगा, वो आपके जवाब को पढ़ेगा और अगर जरूरी समझेगा कि वेरीफाई करना है कि किसने कहाँ किया तो वहां जाके चेक भी कर लेगा। अगेन योर टाइम विल बी सेव्ड। इफ यू जस्ट सेंड योर रिवाइज डॉक्यूमेंट देन, और वो अगर 30 पेजेस की, 60 पेजेस की, 100 पेजेस का थीसिस है तो वो उसको पढ़ने में 6 महीने लगा देगा और आप पूछते रहेंगे, वो आपको कहेगा मैं कल करूंगा, मैं परसों करूंगा, क्योंकि आपने एक समरी कोई नहीं दी। तो दो डॉक्यूमेंट जरूरी है, एक डॉक्यूमेंट आपके समरी होती है, यानी रिस्पॉन्स होता है कि जी आपने 6 पॉइंट्स बताए थे, उनमें पहले का जवाब, दूसरे का जवाब, तीसरे का जवाब, चौथे का जवाब, राइट? सो वेन एवर यू रीसबमिट एनीथिंग, मे इट बी योर प्रपोजल डॉक्यूमेंट, may it be your thesis document, may it be your research papers, always submit revised document with color change and response to individual reviewer comments point by point with all necessary details कि मैंने आपके कहने पे चेंज यहाँ किया, इस पेज नंबर पे, इस सेक्शन में, आपके कहने पे ये चेंज नहीं किया, वजह ये है, ठीक है? फिर चेंज किया यहाँ पे, इस पेज नंबर पे, इस तरीके से, ताकि वो समरी डॉक्यूमेंट पढ़ के आपका भी वक्त बचे और जो आपका इवेल्युएटर है उसका वक्त भी बचे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें अगेन रिस्पॉन्स देते हुए आपने ख्याल करना है कि समटाइम्स कोई रिव्यूअर्स अगर आपको ऐसा कोई जवाब दे सकते हैं, ऐसा कमेंट दे सकते हैं जो आप समझते हैं यार कि ये इतनी बेवकूफ सी बात कर दी है तो इसको पता ही नहीं है शायद, बट आपका रिस्पॉन्स इंटेलिजेंट एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। डोंट बी समथिंग वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि यार तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, क्या सवाल कर लिया, ठीक है? लाइक यहाँ पे दो अलग अलग कमेंट्स लिखे हुए हैं, एक ही सवाल का जवाब दिया हुआ है, एक ने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से जवाब दिया है और दूसरे में सिर्फ वेरीफाई किया कि ठीक है जी आपने जो कहा मैं वो बात अपनी सुन ली है, बट मेरे ख्याल में ये इस तरह होना चाहिए। तो बी वेरी स्मार्ट इन रिस्पॉन्डिंग, डोंट बी स्टूपिड टू रिस्पॉन्ड, जस्ट एक बेकार सा जवाब देंगे तो अगेन द अदर पर्सन ऑन द सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल दे मे टेक इट रॉन्गली, क्योंकि टेक्स्ट की वैसे भी हमेशा याद रखें कि फेस टू फेस मुलाकात में और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कन्वेंस में फर्क होता है। आप जब टेक्स्ट लिखते हैं ना तो लोग, आप कुछ कहना चाह रहे होते हैं, लोग उसको कुछ और इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ऐसे ही है, जिंदगी में ऐसे ही है। आप किसी को मैसेज ड्रॉप कर देते हैं ना, वो मैसेज आप कुछ और सोच के लिख रहे होते हैं किसी और बैकग्राउंड में, वो उसको किसी और बैकग्राउंड में ले लेता है। तो फेस टू फेस मुलाकात हमेशा अच्छी होती है। और अगर टेक्स्ट में लिख रहे हैं तो उसको एक दफा दोबारा जरूर पढ़ें कि मैं जो जवाब दे रहा हूँ ये मैं ठीक जवाब दे रहा हूँ, कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहा हूँ कि यार वो कुछ और ही समझ बैठे। एंड अगेन बी रिस्पेक्टफुल, जस्ट सिंपल कीवर्ड, इफ यू आर रिस्पेक्टफुल then things would be easier for the other guy to understand. Always write text in a respectful manner। कहीं भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट में एक सिंगल रूल फॉलो करें, बी रिस्पेक्टफुल। कोई उसमें मजाक करने की जरूरत नहीं है, कोई उसमें कोई बुरी बात लिखने की जरूरत नहीं है, गालियां लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जनरल बात का, आजकल लोग बहुत कमेंट्स लिखते हैं ना हर जगह पे, आप इंस्टा पे कमेंट्स लिख देते हैं, आप फेसबुक पे कमेंट्स लिख देते हैं, तो अगेन वहां पे भी हर जगह पे ख्याल करें, क्योंकि ये आपका, आपकी तरबियत को जाहिर कर रहे हैं वो कमेंट्स। वो उस जिसने वो पोस्ट की है उसकी तरबियत नहीं है, आपकी तरबियत जाहिर हो रही है जो आपने लिखा है। तो अपने लिखे हुए के अंदर अगर आप रिस्पेक्ट का एलिमेंट डाल देते हैं, कोई भी चीज है आपको बुरी भी लग रही है फिर भी बी रिस्पेक्टफुल, दिस विल शो योर कंपोजर, योर ग्रोथ, योर अपब्रिंगिंग, योर पेरेंट्स, योर फैमिली। तो ऐसा ही है ना, आप किसी कमेंट्स पढ़ते हैं उसने दो चार गालियां लिखी होती हैं, आपके ध्यान में क्या आता है, यार क्या अजीब, ये इसने क्या सीखा जिंदगी में, पता नहीं कौन सी बुरी सी फैमिली का है या क्या, किस तरह के लोगों के साथ रहा है, यही सोचते हैं ना। तो हमेशा याद रखें और अपने बाकियों को भी, जो आपके इन्फ्लुएंस में लोग हैं उनको समझाएंगे, जब भी आप टेक्स्ट लिखें, सिंगल रूल ऑफ टेक्स्ट जहां भी लिखें, कीप दिस वर्ड इन माइंड, बी रिस्पेक्टफुल, चाहे जितनी भी बुरी चीज आपको लग रही है किसी की, बिकॉज दैट टेक्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग योर पर्सनैलिटी, नॉट द पर्सनैलिटी जिसके अगेंस्ट आप लिख रहे हैं। उसको कोई नहीं देखेगा कि उसने क्या लिखा हुआ है, क्या भेजा हुआ है। आपको देख के आपका नाम लिखा है, मोइन ने ये कमेंट दिए, यार ये मोइन इस तरह का बंदा है, ठीक है?
So this is important. This is applicable to your response to reviewer comments as well, which is in for us is important and ultimately इसको आप फॉलो करें. और अगर कोई चीज़ रिजेक्ट होती है अगेन जिंदगी में याद रखिए रिजेक्शन जो होती है ना उसको पॉजिटिव लेना चाहिए. इट ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू समथिंग पॉजिटिव इन फ्यूचर. ऑलवेज ऑलवेज बी वेरी ट्रस्टफुल टू योर क्रिएटर. अल्लाह ने जो बनाया जो किया है जिस रास्ते पे लेके गया आपको और जहां से आप रिजेक्ट हो गए हैं उसके पीछे एक हिकमत है. बी ये ना सोचे यार कि ये तो सिफारशी चले गए तो मैं रुक गया हूँ. भाई सिफारशी गए तो वो अगर उन्होंने वो रास्ता गलत इख्तियार किया तो वो कहीं आगे जाके किसी खाई में गिर जाएंगे. ये दुनिया एक ट्री चल रहा है. ट्री डायग्राम है और हर बंदे ने कहीं ना कहीं पहुंचना है. तो ट्रस्ट योर क्रिएटर, trust your capabilities and be thankful always whatever situation you are in. Never take rejection as a way कि जो मैं जो है ना मेरा कोई बहुत चीजें जो है ना खो गई हैं. ये हमारी जिंदगी में बड़ा जनरल रूल है. आपने जाओ उस पर चीजें ढूंढनी है. आपने किस लोगों से मुलाकातें करनी है. कभी लोग आपको पसंद करेंगे कभी नहीं करेंगे. लेकिन याद रखें अगर नहीं कर रहे और जबरदस्ती आप फिर भी उधर घुसने की कोशिश करेंगे तो दिस विल अगेन रिड्यूस योर स्टेचर. If you have been given a stop signal, change your direction. Probably God wants it, and it is the case. God wants it. Then you take it like this कि नहीं यार अब मैं सिफारिश करवाता हूँ. मैं उसको कहूँगा मैंने जाना दे दी. तो let me tell you very frankly कि that is a disaster. You will go into some pit hole where you will not be able to get out in your life. You have observed it yourself. मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया कि लोग फंस जाते हैं फिर खुद ही कहते हैं यार कि इधर फंस गया हूँ. किया भी खुद ही होता है. तो अगर आप जिंदगी में कभी इस स्टेज पे आते हैं कि आपको रिजेक्शन मिल रही है जिस तरह की भी रिजेक्शन मिल रही है उसको आप एज अ ब्लेसिंग लें कि अल्लाह नहीं चाहता कि इस रास्ते पे जाऊं मैं. अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रास्ता रखा हुआ है. एंड वर्क हार्ड. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट. हर बंदे को अल्लाह ने दिमाग दिया है सलाहियतें दी है और वो सलाहियतें उसके लिए मुख्तस है. जो मोइन में है वो मुझ में नहीं है. जो मुझ में है वो तहसीन में नहीं है. तहसीन में है वो मोइन में नहीं है. हम हर एक को अल्लाह ने अलग अलग बनाया हुआ. ठीक है. और हमें अल्लाह ने चलाना है और हमने उस रास्ते पे अपनी सलाहियतों के मुताबिक चलना है. तो टेक इट लाइक दिस. ओके. तो दिस इज एज फार एज द लेक्चर इज कंसर्न. एथिकल इश्यूज और प्लेजरिज्म को इंशाल्लाह हम अगले क्लास में कवर करेंगे. दैट वुड बी दी प्रोबेबली लास्ट क्लास. इसमें एथिकल इश्यूज कवर करेंगे और एक आईपी राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट इज दी ये जो आपके हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो डिफरेंट फिनोमेना है उनको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे. अगली क्लास होगी. और लास्ट नेक्स्ट वीक लास्ट क्लास होपफुली नेक्स्ट वीक हमारी लास्ट क्लास होगी. उससे अगली क्लास में आपकी प्रेजेंटेशंस लें. 3 क्लास है. देख लेंगे हम. अगर कोई हमने अगली क्लास में कुछ और टाइम मिला तो अगली क्लास में चले जाएंगे. बिकॉज दवा सेमेस्टर थोड़ा लंबा हो गया बस. इट शुड हैव बीन फिनिश बाय नाउ बट ये कि चूंकि शायद स्टार्ट जल्दी कर दिया था पहली 2 क्लासें हमारी एक्स्ट्रा हुई थी. तो वी आर इनटू दी आई थिंक 16 वीक तो ऑलरेडी हो गए हमारे. ये हम 18वें वीक में जाएंगे अगर हम. तो देख लेंगे. चलो अब हो सकता है एक आध वीक ऑफ कर लें. नहीं ये तो ये हो सकता है कि उस वीक में हम अपनी प्रेजेंटेशन शो कर दें उसमें जो गलतियां बताई हैं वो फिर हम ये भी कर सकते हैं. बट व्हाट आई वुड डू कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वो गलतियां तो आप कल ठीक करते ही रहोगे. आप एक दफा ही तैयार करो और वो हम लेंगे वही 21 वाली तारीख को. 21 तारीख है 27 है 27. या तो हम ले लेंगे उससे 20 वाली तारीख को आपकी प्रेजेंटेशंस ले लेंगे. 27 ऑफ कर लेंगे क्योंकि आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं. ठीक है. और या फिर 27 को ले लेंगे 20 वाला वीक ऑफ कर देंगे. मेरे ख्याल में 20 को क्लास लेके 27 वाला ऑफ करते हैं ताकि अपनी तैयारी करें हम. ठीक है. तो 20 वुड बी द लास्ट क्लास. बस एक क्लास अगली हमारी होगी जिसमें कवर करेंगे. उससे अगले में आपकी प्रेजेंटेशंस देते हैं. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई एम क्लोजिंग दिस सेशन. और अगर कोई डाउट हो आई वुड रिपीट पढ़ के आए नेक्स्ट टाइम एंड देन प्रोबेबली दोबारा आके मुझे अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करें. ठीक है जी. सो थैंक यू वेरी मच. लेट्स क्लोज दिस सेशन.